हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और जम के आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान का एक पार्ट लेके आए हैं, मौलिक अधिकार। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं ना। आपके हर एक एग्जाम में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आता ही है। खास करके दरोगा के एग्जाम में हर एक एग्जाम में मौलिक अधिकार को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मौलिक अधिकार हम लोग जो पूरे डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार अगर न दिया जाता, हम लोगों को मूल अधिकार अगर न दिया जाता तो क्या होता, इसको पहले समझते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं, और हाँ, जो बीपीएससी मेंस की तैयारी करेंगे उनके लिए भी मौलिक अधिकार जो है बहुत ही ज़रूरी है। ये बीपीएससी मेंस में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, अगर मौलिक अधिकार, मूल अधिकार लोगों को न दिए जाते तो लोगों के जो है, हमारे जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक विकास संभव नहीं। अर्थात अगर मौलिक अधिकार हमें नहीं दिया जाता तो हम सामाजिक रूप से अपना विकास नहीं कर पाते, आर्थिक क्षेत्र में अपना विकास नहीं कर पाते, राजनीतिक क्षेत्र में अपना विकास नहीं कर पाते और नैतिक क्षेत्र में अपना विकास नहीं कर पाते। अर्थात हमारे ऊपर जो है चारों तरफ से दबाव होता और इन क्षेत्रों में हम अपना विकास नहीं कर पाते। तो मौलिक अधिकार हमें जो है इन क्षेत्रों में जो है व्यापक रूप से विकास करने में हमें सहायता प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, तो ये होगा मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार का जब भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। कहाँ वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, और ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन है। कहाँ से कहाँ? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन है, और ये भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। कहाँ के? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये तीनों को बातों को याद रखना है। भाग 3 को जो है, जिसमें मौलिक अधिकार, इसे जो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे भी याद रखना है। और देखिए, मौलिक अधिकार जो सर्वप्रथम 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पटेल ने की थी, है ना, पटेल ने की थी जिसकी अध्यक्षता, उसी में जो सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। कहाँ की गई थी? 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। यहीं पे सर्वप्रथम जो मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, ठीक है। इतनी बातें हम लोग जान गए मौलिक अधिकार के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि किस किस कहाँ से कहाँ तक जो है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में जो है कौन कौन से मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। इसे आप लोग को पहले याद रखना। ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है, 19 से 22 तक क्या है, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समता का अधिकार है। क्या है? समता का अधिकार, अर्थात समानता का अधिकार, अर्थात विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। इसका वर्णन 14 से 18 तक किया गया है। 1922 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 29-30 से क्या किया गया है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है ना। तो इसे हम लोग को याद रखना है। 14 से 18 समता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता, 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप सभी जानते हैं कि मूल संविधान में जो है एक और हमारे पास अधिकार था। वो कौन था? संपत्ति का अधिकार था, जो कि अनुच्छेद 31 में वर्णन किया गया था। इसे जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है यहाँ से मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो इसे भी हम लोग को याद रखना है। कब हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया। इसे भी याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इतनी बातें हम लोग जान गए। अब हम लोग इसे जो है क्रम से देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, क्या क्या बातें दी गई है। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार जब 12 से 35 तक दिया गया है, तो आप लोग अक्सर किताब में देखिएगा कि 12 और 13 का वर्णन नहीं किया जाता है। तो 12 और 13 को भी हम लोग समझते हैं आखिर उसमें है क्या। 13 जो है बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, 12 में क्या किया गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है। 12 को आप लोगों को ज़्यादा नहीं समझना, बस इतना ही जानना है कि इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो कि मूल अधिकारों को कम करता हो, है ना, हमारे मौलिक अधिकार जो ऊपर में दिए गए हैं उसमें कोई कमी करता हो या फिर उसे समाप्त करता हो, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, है ना। देखिए, ये बहुत बड़ी बात दी गई है कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई ऐसा कानून पारित करे जो कि हमारे मौलिक अधिकार को कम करता हो या समाप्त करता हो, तो वैसा कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इसे हम लोग को याद रखना। और हाँ दोस्तों, मैं अक्सर बोलना भूल जाता हूँ कि आप लोग जो वीडियो को शेयर किए, तो इसलिए मैंने आज यहाँ पे लिख लिया है ताकि मुझे याद रहे। तो हाँ दोस्तों, जितने लोग मुझे पसंद करते हैं या फिर चाहते हैं कि हमारा चैनल जो है
तेज़ी से बढ़े, आपका परिवार तेज़ी से बढ़े, तो चैनल को जो ज़रूर आप लोग शेयर करें, कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। जिन लोगों को लगता है ये आपका चैनल है, आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूर इसे आप लोग शेयर करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 14 से 18 तक समता का अधिकार पढ़ा था या समानता का अधिकार पढ़ा था। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें समानता का अधिकार प्राप्त है। 14 में दिया गया है विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। इसका अर्थ क्या है कि सरकार जो भी कानून बनाएगी उसके समक्ष जो सभी व्यक्ति समान होंगे। इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती है, लेकिन वो अपवाद है। अपवाद को नहीं जाना है, आप लोग को बस इतना जानना है कि सरकार जो भी कानून या विधि बनाएगी उसके समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, ठीक है। 15 में कहा गया है कि धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर सभी व्यक्ति जो है समान होंगे, है ना। और 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात हम जो नौकरियां प्राप्त करते हैं उसमें जो सभी व्यक्ति को समानता प्राप्त होगी। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे ST, ST, OBC, EWS को जो आरक्षण दिया जाता है वो इसी के आधार पर दिया जाता है, अनुच्छेद 16 में ही संशोधन करके। लेकिन अपवाद में नहीं जाना हम लोग को, बस इतना याद रखना है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई किसमें, अनुच्छेद 16 में। 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत किया गया। आप लोग सभी जानते हैं कि पहले जो छुआछूत हुआ करता था, तो अस्पृश्यता, उस छुआछूत को समाप्त किया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। 18 में क्या किया गया, उपाधियों का अंत किया गया, है ना। इसके भी कुछ अपवाद हैं, जो कि अभी उपाधि दी जाती है, लेकिन फिर भी याद रखना है कि 18 में उपाधियों का अंत किया है। एक बार फिर से रिवीजन कर ली। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता का अधिकार, मौलिक अधिकार आपके जुबान पे होना चाहिए। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। 15 में है जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थानों के साथ भेदभाव नहीं होगा। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये हो गया आपके समता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब हम लोग देखेंगे आगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या क्या है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि हमें जो है क्या क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त है। समता का अधिकार हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या क्या प्राप्त। देखिए अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन है। 19 में कहा गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 19 में किया गया। इतना आप लोग को याद रखना, लेकिन अगर थोड़ा सा अंदर डिटेल में जाके पूछा जाता है तो इसमें बहुत सारे स्वतंत्रताएं आती, जैसे आपको जो भाषण देने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ये 19(1) में वर्णन है। आपको जो कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन सम्मेलन जो है हथियार बंद होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, इसमें जो हथियार नहीं होना चाहिए, ठीक है। सम्मेलन कर सकते हैं आप, किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हैं, आबाद रूप से संचरण, मतलब कि अपने पूरे देश में, भारत में कहीं भी जो है भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, भारत में किसी भी कोने में जाके आप जो है निवास कर सकते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन अपवाद मैंने बोला इस पर बात नहीं करना है। व्यवसाय का अधिकार, आप भारत में कहीं भी व्यवसाय अपनी आजीविका चला सकते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का कहाँ वर्णन किया गया है, 19(1) में वर्णन किया गया। इसे भी आप लोग को याद रखना है। और सिंपल 19 में याद रखना है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20 में क्या है। अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उससे जो है क्या क्या दोष सिद्ध करने के लिए संरक्षण होंगे वो दिया गया है। जैसे अपराध के समय यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस समय जो कानून है वही सज़ा उसे मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर आप किसी को गोली मार देते हैं और आपको इस समय सज़ा है कि 10 वर्ष का आपको सज़ा होगा, 10 वर्ष का जेल होगा, तो आपको 10 वर्ष का ही जेल होगा। ये नहीं कि जो पीछे था, कानून बनने से पहले था, अगर 20 साल तो 20 साल सज़ा नहीं दिएगा आपको। अगर अभी 10 साल सज़ा है तो अभी 10 साल का ही आपको सज़ा मिलेगा। और एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगा। ये नहीं कि अगर आप एक बार अपराध करते हैं तो बार बार उसी के लिए सज़ा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दिया जाएगा। अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। आपने कोई अपराध किया तो ऐसा नहीं किया जा सकता है कि आप ही उसके विरुद्ध गवाही दीजिए, ये नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इन सब बातों को याद रखना है आप लोग को। अब देखिए अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 21 में ये बहुत एग्जाम में आता है, इसे सिंपल याद रखना है आप लोग को। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई अनुच्छेद 21 में। कहाँ की गई है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 21 में की गई है। और 21 का क, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। 21 के क में कहा गया है ये जो है बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्या, अनुच्छेद 21 का क में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है ना। देखिए 21 का क ये कब जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में देखा गया है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, है ना। इसे ऐसे ही आप लोग को याद रखना है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसमें जो बहुत सारी बातें दी गई इसे हम लोग समझिए। जैसे अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा, है ना। यदि कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपको गिरफ्तार करने का जो कारण बताना होगा। आपको जो वकील रखने का अधिकार होगा, है ना, आपको वकील रखने का अधिकार होगा। और 24 घंटे के अंदर आपको जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जैसे यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसा नहीं कि पुलिस जो उसे अपने पास ही रख लेगी, ऐसा नहीं कर सकती। 24 घंटे के अंदर उसे जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, निवारक निरोध के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसे 3 माह तक ही जो है बंदी बनाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए अनुच्छेद 19 से 22 आपके स्वतंत्रताएं, ये सब प्राप्त है। अब हम लोग बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए क्या क्या दिया गया है। शोषण के विरुद्ध हमें 2 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। जैसे 23 में दिया गया है मानव दुर्व्यवहार और बेगार और बालात श्रम पर प्रतिबंध। जैसे आप जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उसके साथ बेगार नहीं ले सकते हैं, और बालात श्रम, बालात मतलब होता है ज़बरदस्ती श्रम, उससे नहीं करवा सकते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत जो दास प्रथा को बंद किया गया है, वेश्यावृत्ति को बंद किया गया और देवदासी प्रथा को भी, इन सब चीज़ भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मानव व्यापार, बेगार और बालात श्रम का जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये अनुच्छेद 23 के तहत किया गया है। और 24 में क्या किया गया है, किसी भी बच्चे जो कि 14 वर्ष से कम हो उससे जो है बालकों को जो है कल कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। कहाँ? ऐसे बच्चे जो कि 14 वर्ष से कम हो उन्हें जो है कल कारखानों में जो है नियोजित नहीं किया जाएगा, इस पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, तो 23-24 हो गए आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम लोग देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। अब देखिए अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कहाँ 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो उसे क्या क्या स्वतंत्रताएं लोगों को प्राप्त होगी, ये है। 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता है ना, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आप जो किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकते हैं, उसे जो है मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं आप, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। और किसी भी धर्म का आप लोग जो है प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ये कहाँ है? अनुच्छेद 25 में वर्णन है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ये कहाँ दिया गया? 25 में किया गया है। 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। आप केवल मान नहीं सकते हैं बल्कि मानने का अधिकार यहाँ है। मानने के अलावा आप जो उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं, जैसे कोई भी संस्था बना सकते हैं, कोई भी धर्म से संस्था बना सकते हैं, धार्मिक संस्था, उसका जो है प्रबंधन कर सकते हैं। उसके लिए आप जो संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं ना, संपत्ति की जमा भी किया जा सकता है और उसका आप जो है प्रशासन भी कर सकते हैं। तो ये सब बातें कहाँ हैं? अनुच्छेद 26 में वर्णन किया गया है। अब देखिए 27 में क्या है? 27 28 ऐसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी जानना है। 27 में कहा गया है कि राज्य मतलब कि सरकार जो है किसी ऐसे विशेष धर्म के लिए जो है विकास के लिए कर नहीं लगा सकती है। क्या? कि सरकार जो है किसी खास धर्म के प्रोत्साहन के लिए कोई कर जो है आपसे नहीं ले सकती है। ठीक है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 28 में कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान मतलब कि सरकार द्वारा पोषित मतलब कि ऐसा शिक्षण संस्थान जिसका खर्चा जो है सरकार उठाती हो, उसमें जो है किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या समझे? 28 में कहा गया है कि ऐसा शिक्षण संस्थान जिसका खर्चा जो है सरकार उठाती हो, उस पर जो है किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके धार्मिक स्वतंत्रताएं 25 से 28। अब हम लोग देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये दोनों जो है 29-30, ये दोनों जो है मुख्यतः अल्पसंख्यकों को लेकर के हैं। किसको लेकर के हैं? अल्पसंख्यकों को लेकर के हैं 29 और 30, जिसमें जो है उनके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बातें बताई गई है। 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक जो है अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 29 में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो है अपने शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शिक्षण संस्थान बना सकते हैं और उसका जो है प्रशासन भी कर सकते हैं। ये उनको स्वतंत्रताएं प्राप्त है। क्या? कि अल्पसंख्यक जो है अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बना सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। तो ये 29-30 जो है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है और ये दोनों अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों के संबंधित। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32 जिसे कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसे हम लोग को अच्छी तरीके से याद रखना है। और अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्या? ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है। और इसमें जो है 5 प्रकार के रिट का बात किया गया है। 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा की बात अनुच्छेद 32 के तहत की गई है। अब हम लोग देखते हैं 33, 34 और 35। हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग 33, 34, 35 देखते हैं। ये सब जो आपको लोग को जो है किताब में, बहुत सारे किताबों में से जो है छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये सब भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए 33, 34, 35 जो है बताया गया है कि कहाँ कहाँ जो मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, किन किन व्यक्तियों को। जैसे देखिए 33 में कहा गया है सशस्त्र बलों, पुलिस, आर्मी, खुफिया एजेंसी, इन सब के मौलिक अधिकारों को जो प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब सभी लोगों की छुट्टी होती है तो इन लोगों की छुट्टी नहीं होती है ना। विशेष परिस्थिति में कभी भी जो है इन्हें काम पे बुलाया जा सकता है ना, कहीं भी भेजा जा सकता है, खुफिया एजेंसी इत्यादि को। तो इन लोगों के जो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये संविधान में ही वर्णन है अनुच्छेद 33 में। 34 में कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाता है, सेना का शासन लागू हो जाता है, तो वहाँ पे जो है मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसे भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में आता है। यदि मार्शल लॉ लगा हो तो मूल अधिकार जो है प्रतिबंधित हो सकते हैं। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मूल अधिकारों पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद का होगा। 35 में कहा कि क्या कहा गया है कि मूल अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद को होगा। तो दोस्तों ये हो गया आपके 12 से 35 तक आपके टोटल मौलिक अधिकार। उम्मीद करूंगा ये आपको पसंद आएगा। पसंद आए या नहीं आए ये आपको जो है याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एकदम मौलिक अधिकार आपके जुबान पे होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है तो इसे जो है शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा हमारे चैनल से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।